गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो है वो हम करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये आपने 11th में भी पढ़ रखा है। तो इसके क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने वो आउटलाइन किए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि ये क्या होती हैं, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी रिएक्शन के लिए जो है अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होती है। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शंस होगी, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर जो है वो बहुत ईजी हो जाए आगे। फिर जो है वो आप पढ़ोगे कि जैसे आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, एक कांस्टेंट हमारे पास आता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का रिजल्ट ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपके वेरियस टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा फैक्टर यूज़ कर रहे हो। या प्रेशर यूज़ कर रहे हो केपी, कंसंट्रेशन केसी, एक्टिविटी के ए, और मोल फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो के एक्स, ठीक है। तो ये 4 तरीके के होते हैं और इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, कि के पी के सी का जो है वो क्या रिलेशनशिप होगा, के पी के सी का के ए के साथ क्या रिलेशनशिप होगा या के एक्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक चलता जाएगा आपके कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ये मैंने आपको पहले भी जो है वो फेज में पढ़ाया था कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, उसका गिव्स फ्री एनर्जी के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप होता है। तो एक बार जरा ये रिकॉल करेंगे, ठीक है। और फ्री एनर्जी जो है वो उसको हम अल्टीमेट क्राइटेरिया लेंगे स्पॉन्टेनिटी का, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स से भी जुड़ा हुआ है और इसको हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने फेज रूल की डेरिवेशन की थी थर्मोडायनेमिक, वैसे ही हम केमिकल इक्विलिब्रियम की थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन जो है वो ये होती है थर्मोडायनेमिकली, और एक ये होती है जब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं। तो सोच समझ के आपने 2 क्वेश्चन में डिफरेंस याद रखना है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक पूछता है तो आप थर्मोडायनेमिकली करना, और आपको सिंपल पूछता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपका ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस में है कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में जो है वो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और लास्ट में जो है, हालांकि मैंने आपको बताया कि नॉट स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशंस हैं, तो वो हम दोबारा देख लेंगे। फैक्टर्स विच अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, की केमिकल इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, वो किसके अंडर आएगा, ली चटलियर प्रिंसिपल के अंडर आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसके जो है वो 3 लेक्चर बनाऊंगा आपको। तो एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन से स्टार्ट करके कि इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक, यहाँ तक ये बेसिक लेक्चर है मेरा। और हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैं इसको कम रेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से जो लेस होते हैं, बट आप अगले कॉन्सेप्ट तभी समझ पाओगे जब आपका फाउंडेशन और बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। और लेक्चर 2 जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करके, रिलेशन से स्टार्ट करके हम चले जाएंगे कहाँ तक, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशंस तक, ठीक है। और लास्ट में एक लेक्चर मेरा ली चटलियर का बनता है, या डेल्टा जी नॉट का, ठीक है। तो 2 और 3 तो है ही हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको करने के लिए जो है मुझे पहले फर्स्ट पे कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये बोला कि केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन जो होती है इन्वॉल्व करती हैं 2 टाइप ऑफ प्रोसेस, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हम इसको या तो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं या हम उसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑब्वियस है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एनी प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ इट इज अकरिंग इन 2 वेज, वो दोनों तरीकों में जो है वो हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्ट भी बन रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली देर इज फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो दिस इज साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट बन रहे हैं किससे, प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट बन रहे हैं प्रोडक्ट से, और मेरे पास जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं रिएक्टेंट से, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन। तो जो बोथ पे जो है वो चलती है उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो करते हैं, ठीक है। इसका कॉमन सा एग्जांपल है कि जैसे मान लो कोई रोड है, तो हमने मैक्सिमम हमारे रोड जो होते हैं वो 2 वे ही होते हैं, कि जैसे गाड़ियाँ एक तरफ जा रही हैं दूसरी तरफ से आ रही हैं, ठीक है। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे रिस्ट्रिक्टेड रोड भी होते हैं जहाँ पे जो 1 वे ही अलाउड होता है, ठीक है। तो ये डबल हेडेड एरो मीन्स आप इसको ऐसे लेके चलो कि दोनों तरफ जो है वो मूवमेंट जो है वो गाड़ियों की हो रही है, तो इसी तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं जो है थोड़ा सा इसको और डिटेल में जो है वो आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि इसके बारे में जो क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अभी बोलते हैं बट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी ए रिएक्शन टू बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल। तो देखो वहाँ पे क्या कंडीशन है, देयर शुड बी ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत कम डिफरेंस होता है। अब जैसे मान लो इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स, जैसे मान लो ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा कोई बैसल है, इसमें प्रेशर इनसाइड पी इनसाइड और पी आउटसाइड है, ठीक है।
तो जब भी दोनों में डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस बात है पिस्टन की मूवमेंट होगी। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वो उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, अगर प्रेशर बाहर ज़्यादा है तो इसको अंदर की तरफ धकेलेगा। तो ये बोलते हैं कि जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है हम उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। जैसे मान लो पी इनसाइड, अगर ये पी इनसाइड ज़्यादा है और पी आउटसाइड कम है तो ये ड्राइविंग फोर्स बनेगी पी इनसाइड वाली, और अपोजिंग कौन सी होगी, पी आउटसाइड वाली। तो जब ये अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है, पी आउटसाइड। तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, अब ये बोलता है कि देयर शुड बी ए स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। ये बोलता है कि पी आउटसाइड और पी इनसाइड में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रोसेस जो है रिवर्सिबल हो पाएगा। या मैं बोल सकता हूँ कि पी आउटसाइड और पी इनसाइड जो होता है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, सिमिलर ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें, कोई 0.5 का 0.2 का, ठीक है, ऐसा डिफरेंस होगा। तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस क्या होगा, बहुत स्लो होगा। तो ऐसे प्रोसेस जो होते हैं दे आर कैरिड आउट स्लोली। ठीक है, एक बात है अपने ये ध्यान रखनी है कि रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स और आपके पास जो है वो अपोजिंग फोर्स में जो है वो बहुत ही कम डिफरेंस होता है। ठीक है, तो और अगर इन दोनों में कम कम डिफरेंस है तो मैं किसी भी टाइम पे जो है वो इसको रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, कि जैसे मान लो ये पी इनसाइड से पी आउटसाइड जो है स्लाइटली मूव किया आउटसाइड, तो मैं पी आउटसाइड से इसको थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकता हूँ। कैसे रिवर्स कर सकता हूँ, बाई ब्रिंगिंग सम चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है, तो इट कैन बी ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो स्लो होती है, तो इसमें इक्विलिब्रियम इसमें ही बनेगा। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है इस केस में स्मॉल होती है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। ठीक है, इसको डबल हेडेड एरो से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है वो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज स्लो होती है, इक्विलिब्रियम इसी में बनता है, और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए स्मॉल होती है। ठीक है, तो इसमें और इसको किसी भी स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, और इससे उल्टे रिवर्सिबल में हो जाएंगे। ए प्रोसेस और रिएक्शन इन विच द डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे हम जो है वो इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो एक ही साइड जा रही है सिंगल एरो से। इन सच रिएक्शन देयर इज ए लार्ज डिफरेंस। ऑब्वियस ही बात है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में इस केस में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस होगा, तभी वो फास्ट होगी ना। कि जैसे मान लो पिस्टन में जो है अंदर डिफरेंस है 50 और बाहर है 500, तो 500 वाला कितनी जोर से उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है ना, 50 वाले को। तो कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में। बाहर 500 है, अंदर 50 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 450 का। तो इतना ज़्यादा लार्ज डिफरेंस होता है कि ये सडन रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट होती है, और इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम। ठीक है, इन सच रिएक्शन देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। सच प्रोसेस आर कैरिड आउट रैपिडली, और वी कैन से दैट सच रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। अब ये बोलते ड्यूरिंग द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड। अब वो इतनी फास्ट होती है कि मैं ड्यूरिंग द रिएक्शन इक्विलिब्रियम बन ही नहीं सकता। ठीक है, जब वो स्लो ही नहीं है, स्लो होगी तभी वो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है। बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी, तो आफ्टर द रिएक्शन जब वो खत्म ही हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो किस स्टेट पे होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही हो सकती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन मुझे इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन करना है। तो ऑल प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ये सारे जो है वो इरिवर्सिबल के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो आपको गो थ्रू होना है जस्ट कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है। जब भी आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कोई भी कि इक्विलिब्रियम जो भी अटेन होता है वो कौन सी रिएक्शन के लिए अटेन होता है, तो आपका आंसर होगा कि अटेन होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, विच आर स्लो रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है वो मैं इसका अगला लूँगा। इसमें जो है वो एग्जाम्पल केस में हम डिफरेंस ही कर लेते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप इसको ऐसे भी समराइज कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज। ठीक है, बाय ब्रिंगिंग स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल्स लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इरिवर्सिबल में ये बोलते हैं कि प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज, वहाँ पे मैं रिवर्स ही नहीं कर सकता हूँ इसको। दूसरा ये बोलता है इन सच प्रोसेसेस ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, और इससे उल्टा यहाँ हो जाएगा इन सच प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, और वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए लार्ज डिफरेंस। ये भी हमने कर लिया। इट कैरिड आउट स्लोली, ठीक है जी, इट कैरिड आउट वेरी फास्ट। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन ड्यूरिंग द रिएक्शन रिवर्सिबल में, बट इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन ड्यूरिंग द रिएक्शन इरिवर्सिबल में। एग्जांपल है कि इसमें डबल हेडेड एरो से लगाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल एरो से, जैसे मैंने यहाँ एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफरेंस आप रिवाइज कर लो। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। तो उसके बाद मैं अब आपको डिफाइन करूंगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है। अब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ गई कि इक्विलिब्रियम को जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को की डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है, देखो, इक्विलिब्रियम जो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम
और प्रोसेस, ठीक है। ये किसी भी प्रोसेस की एक स्टेट होती है, किसी भी रिएक्शन की एक स्टेट है या कोई सिस्टम की एक स्टेट होती है इन विच ऑल द ऑब्जर्वेबल लाइक टेम्परेचर हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी होगी, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ऐसी प्रॉपर्टी जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर का आपको पता चल जाएगा, है ना। आप थर्मामीटर लगाओ तो आपको टेम्परेचर, कलर आप नोट कर सकते हो, डेंसिटी भी हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर भी हम मेजर कर सकते हैं, कंसंट्रेशन भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें किसी भी रिएक्शन की, किसी भी सिस्टम की, जिनको आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, और जो चेंज होती हो विद द टाइम। तो ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये बोलता है कि ऑफ द सिस्टम दे डू नॉट शो एनी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। बोलता है कि वो चेंज ही ना हो रही हो, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम, मतलब वो कांस्टेंट हो गई हो, ठीक है, वो चेंज ही नहीं हो रही है। तो हम तब बोल सकते हैं कि भाई ये स्टेट जो है या ये सिस्टम जो है इसने क्या अटेन किया हुआ है, इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर। अब ऐसा भी नहीं है कि वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टॉप हो गया है, कि कुछ भी नहीं है उसमें हो रहा। अब ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर, इसका मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है दे आर साइमल्टेनियसली अकरिंग, बट उनका रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि साइमल्टेनियसली टू प्रोसेस आर अकरिंग, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है। तो एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज बिकम कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है नॉट इक्वल, ठीक है। तो इक्वल नहीं होती कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की, वो कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, है ना, वो चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इक्वल बोलते हो कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है तो आप बोलते हो रेट ऑफ, कि जब आपके पास कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। इक्वल नहीं होती बच्चे, वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। ये तो ऑब्वियस है कि जो जहाँ पे गैसेस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो दोनों गैसेस है, तो वो क्लोज्ड वेसल में होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ढक्कन ही उसका हम ओपन कर देंगे वो तो गैसेस एस्केप हो जाएंगी, नेचर में चली जाएंगी, ठीक है, सराउंडिंग में चली जाएंगी, वो वापिस कहाँ से आएंगी, ठीक है। तो वो जो है वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उसमें बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे कैसे जो है वो हम इसको जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। अब आपको लोअर क्लासेस से पता है कि दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है केमिकल और एक होता है आपके पास फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस वो होते हैं जहाँ पे फिजिकल चेंज होगी, मतलब कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, लाइक सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस, मतलब अब वाटर का इमेजिन करो कि वो आइस है, आइस से वो लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, लिक्विड से वो वेपर में जा रहा है, या सॉलिड से सोल्यूशन में जा रहा है, गैस से सोल्यूशन में जो है वो कोई चीज़ आ रही है। तो बोलते हैं फिजिकल चेंज है आपके पास। अगर फिजिकल चेंज है तो वो फिजिकल प्रोसेस है, तो फिजिकल प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम जो है वो हो सकता है, और केमिकल प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम हम अटेन कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस को हम जरा पढ़ लेते हैं। सच प्रोसेस आर गवर्नड बाय ओनली द फिजिकल चेंज, मीन देयर इज फेज चेंज होगा, वहां पे हम फेज चेंज होगा, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देयर इज नो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस। वहां पे कोई भी हम केमिकल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा ब्रेक नहीं करेंगे। हालांकि आपने फेज इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं आप, तो उसमें जो है वो मैंने किसी भी प्योर कंपाउंड के जो है वो फेज के बारे में जो है वो आपसे बात की है, ठीक है। तो वो आपको पता है जैसे वाटर का कैसे जो है वो फेज चेंज होते हैं, तो वो सारा है ना फेज इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अब केमिकल प्रोसेस, इसमें बोलते हैं कि केमिकल चेंज होगी, कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो ये ध्यान रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, किसकी, केमिकल कंपाउंड्स की, और वहाँ पे बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, रिएक्टेंट भी अलग होंगे और प्रोडक्ट भी मेरे पास अलग होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बोलते हैं कंसीडर ए रिएक्शन N2 3H2 और 2NH3, ठीक है। ये कोई रिएक्शन है, ये गैसियस है मेरे पास सारी की सारी, ये मेरे रिएक्टेंट है और ये मेरे प्रोडक्ट है। तो जो मैं फॉरवर्ड की बात करूंगा तो ये मेरे रिएक्टेंट है और मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो बोलते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओनली रिएक्टेंट विल बी प्रेजेंट। जब बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन होगी तो मेरे पास यही रिएक्टेंट होंगे। तो स्टार्टिंग में जो मेरे पास रिएक्टेंट होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो रिएक्शन का हाईएस्ट होगा। तो ग्राफिकली देखो ये रेट है इधर और ये टाइम है, ठीक है। तो ये बोलता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो हाई होगा, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। ये 0 है आपका, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है वो होगा, इसको मैं 0 लिख देता हूँ इधर। तो यहाँ पे ये रेट मेरा हाई है। तो जैसे जैसे मेरे स्टार्ट हो गई रिएक्शन तो प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो गए, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बढ़ना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी वो मेरी उसका रेट क्या करता जाएगा, ये रेट है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा और फॉरवर्ड का रेट क्या करता जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन खत्म होती जा रही है। ये रिएक्ट करके क्या बनाते जा रहे हैं, अमोनिया।
तो फॉरवर्ड का रेट क्या करता है, टाइम के साथ डिक्रीज, और बैकवर्ड का रेट क्या करता है, टाइम के साथ इंक्रीज। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो यही मैंने इसमें लिखा है, एट टी इज इक्वल टू जीरो ओनली रिएक्टेंट आर प्रेजेंट एंड दे हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू हाई होगा एट द स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट आर नॉट प्रेजेंट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे अमोनिया है ही नहीं, तो उसका रेट भी क्या होगा, बैकवर्ड का जीरो होगा। बट एज अ टाइम प्रोग्रेसेस, किसी भी टाइम टी पे मैं बात करूंगा, तो प्रोडक्ट स्टार्ट फॉर्मिंग एंड रेट ऑफ बैकवर्ड स्टार्ट टू बिगिन, है ना। किसी भी टाइम पे आप बात कर लो, जो अमोनिया बढ़ना शुरू हो गया और रेट ऑफ बैकवर्ड भी मेरा बढ़ना जो है वो चालू हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये रूल आपने याद रखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम पे, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने रिवर्सिबल और रिवर्सिबल वाला तो कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हम लेंगे ये वाला ग्राफ्स, में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। तो ग्राफ्स ये हैं, तो इसमें मैंने लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली एट इक्विलिब्रियम पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है आपने, अगर यहाँ पे लिखा हुआ मोलर कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करती है, टाइम के साथ इंक्रीज करती है, करती जाती है ऐसे। तो अब आपको कंफ्यूजन ये होता है कि जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो इक्विलिब्रियम होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना है, क्योंकि कंसंट्रेशन स्टिल क्या कर रही है, इंक्रीज करते जा रही है, इसकी कंसंट्रेशन स्टिल क्या करते जा रही है, डिक्रीज करते जा रही है। तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन दी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टाइम के साथ, तो ये बोलते हैं कि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये पैरेलल हो जाएगी, ऐसे है ना, कांस्टेंट हो जाएगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा जब एक पॉइंट, एक लाइन ऐसी होगी जिसके बाद इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो जो शेडेड एरिया है मेरा, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई। तो यही स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। अब कंफ्यूजन ये था कि कहीं ये तो नहीं होती, ये पॉइंट तो नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा जब आपको कंसंट्रेशन दी है किसकी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। तो इसको जो है वो थोड़ा ध्यान रखना। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, मोलर कंसंट्रेशन जो मेरा एग्जाम्पल था N2H2NH3 का। तो स्टार्टिंग में NH3 की कंसंट्रेशन जीरो थी, ये बढ़ती गई और फिर कांस्टेंट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। N2 और H2 की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये मेरे क्या है, रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट था। तो एक टाइम ऐसा आ गया इस लाइन के बाद कि इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यही जो शेडेड एरिया है मेरा, यही रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो यही आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कोई भी रिएक्शन दी हो या कोई ग्राफ दिया हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मेरी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है तभी वो मेरे पास क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में कि भाई ये इक्वल होगी तो ही केमिकल इक्विलिब्रियम, नो, वहां पे इनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास, अब मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं पढ़ देता हूं एक बार। तो ये बोलता है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया, इट शुड नॉट रिप्रेजेंट द इक्वलिटी। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये भी आपने पढ़ लिया। एट केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप। ठीक है, अगर वो गैसेस को जो है, या हम कोई भी प्रोडक्ट ले लें, चाहे वो हम नॉर्मली भी बात करें, तो उसको हमने जाने नहीं देना, उसको ये नहीं कि वो वहाँ से एस्केप हो रहा है तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। अब इसका क्या मतलब होता है कि भाई आइदर साइड से जो है वो हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोड किया है मैंने, N2O4 गैसियस ब्रेक हो जाता है 2NO2 गैसियस में। तो जो N2O4 होता है वो कलरलेस होता है, और इसका जो ये फ्रेगमेंट NO2 बनता है, तो ये डीप ब्राउन जो है वो आपका इसका कलर होता है। ठीक है, नॉर्मली। अब ये बोलता है कि ये जो N2O4 जो कलरलेस होता है, ये स्टेबल होता है इस रेंज में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, बहुत लो टेम्परेचर पे। और ये जो NO2 होता है जिसका डीप ब्राउन कलर होता है, ये स्टेबल होता है 40 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो अब इमेजिन करो कि मैंने 2 कंटेनर लिए हैं, जैसे आपने राउंड बॉटम फ्लास्क ली थी जब आपने ग्लूकोसा जोन जो है वो बनाया था, वैसे राउंड बॉटम फ्लास्क ली। एक को मैंने आइस वाले पानी में रख दिया, बिल्कुल कोल्ड वाटर में रखा, और एक को मैंने जो है वो हॉट वाटर में रखा 100 डिग्री या 90 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 2 राउंड बॉटम फ्लास्क ली, और ये जो है वो मैंने एक में ये ही मिक्सचर मैंने इक्विलिब्रियम वाला दोनों में डाल दिया, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। तो जो आइस और वाटर पे होगी, सारा का सारा NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O4 में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है।
तो इसका कलर क्या होगा इस राउंड बॉटम फ्लास्क का, जो अंदर N2O4 प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से इसका कलर क्या होगा, कलरलेस। और हॉट वाटर में मैंने रखा हुआ तो स्टेबल ये होगी, ये स्टेबल होता है नहीं, तो ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में, तो इसका कलर क्या होगा, डीप ब्राउन होगा। तो इमेजिन करो कि ये दो मेरे पास जो है वो प्रोसेस है। अब मैंने क्या किया कि इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री और इसका टेम्परेचर इसका आइस बॉथ का कितना था, 0 से 5 डिग्री तक ही होगा, तभी तो N2O4 इसमें प्रेजेंट है। अब ये बोलते हैं कि मान लो मैंने टेम्परेचर इन बिटवीन कर दिया, 30 से 40 डिग्री कर दिया, तो क्या होगा कि इसमें N2O4 जो होगा वो तो स्टेबल था ही नहीं, 0 से 5, ये ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाएगा किसमें, N2O4 में। तो यहाँ पे हालांकि वो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी होती है पूरा का पूरा होता है NO2 का जब 100 डिग्री 80 डिग्री तक होता है। तो ये बीच वाली सिचुएशन आ गई कि NO2O4 क्या बनाना शुरू कर देगा, 2NO2 बनाना शुरू कर देगा, तो इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस से लाइट ब्राउन। क्यों, किसकी प्रेजेंस से, NO2 की प्रेजेंस से। सेम यहां से भी होगा कि NO2 ही था यहाँ पे, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर डाउन गया तो क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा NO2 से, N2O4। तो N2O4 जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसका कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, उससे मुझे ये पता चलेगा कि N2O4 जो है वो उसमें आ गया, तो उसका कलर भी लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम N2O4 ही था यहाँ पे, तब भी इक्विलिब्रियम यही बना, ये जो ऊपर वाला है, और जब NO2 ही था इसमें अकेला इस तरफ, तब भी उसने N2O4 बनाया। तो इक्विलिब्रियम जो होता है वो कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको 11th में भी मिल जाएगा। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द आइदर डायरेक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट मैं बोलता हूँ कि एक कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम को अल्टर करे, चेंज कर दे, इसकी इतनी पावर नहीं होती। तो कैटलिस्ट ओनली अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को ही अल्टर कर सकता है बाय ब्रिंगिंग द एक्टिवेशन एनर्जी डाउन। ठीक है, तो या बढ़ा भी सकता है अगर वो नेगेटिव कैटालिसिस है। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम बात ही करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड को भी जितना तरीके से एनहांस करेगा, बैकवर्ड को भी बहुत तरीके से एनहांस करेगा। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कैटलिस्ट जो है वो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो आप उसमें बोलोगे देयर इज नो इफेक्ट होता है ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैटलिस्ट का जो है वो कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो गए, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो आगे से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसके अच्छे से नोट्स बना लेने। ये मेरा पहले एक रिकैप था, रिकैप्चुलेशन थी आपको 11th की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो था ये दिया था गॉल्डबर्ग एंड बेगे ने 1864 में। दिस लॉ इज गिवन टू एनी रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो किसी भी रिएक्शन के लिए जो है वो दिया गया था। चाहे ऐसा नहीं बोला था उसने स्टार्टिंग में कि रिवर्सिबल के लिए, ये एनी रिएक्शन कोई भी, और मैक्सिमम इरिवर्सिबल के लिए एक्सप्लेन किया गया था। इट गिव्स डिपेंडेंसी ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू देम रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यही सिंपल एक लाइन में बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास होता है कंसंट्रेशन, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक बात बच्चे ध्यान रखना, फिर मैं रिपीट करता हूं, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, यहां प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, द मोलर कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास, उसी को मैं एक्टिव मास बोलता हूँ, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली जैसे आपको ज्यादा समझ आएगा, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, A + B मेरे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट मेरा जो मर्जी बन रहा हो। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते नहीं था कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मान लो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ ए क्या होगा, रेट ऑफ ए होगा जो इसकी कंसंट्रेशन होगी। रेट ऑफ बी क्या होगा, रेट एट विच बी रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी कंसंट्रेशन। तो रेट एट विच ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ गया के, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो कोई भी रिएक्शन हो, जैसे मान लो 2A + 3B आपको दी मैंने प्रोडक्ट की, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू डायरेक्ट आपने लिखना है के A² B⁻³ जो भी इसके कोएफिशिएंट होते हैं रेज टू पावर दें। अब जैसे मान लो A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो मेरा रेट क्या आ जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर दी कोएफिशिएंट
ए बी सी जो स्मॉल है, और रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी सी रेज टू पावर सी। तो सिंपली ये बोलता है कि जब आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई होती है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये इरिवर्सिबल है बच्चे सारे, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जो होती है वो आपकी उसमें जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बस सिंपली, ठीक है। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो गर्डबर्ग ने जनरली पहले इरिवर्सिबल को दिया था, ठीक है। फिर जो है वो इसको कैसे डिफाइन किया गया था तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। दस लॉ ऑफ मास एक्शन में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन बच्चे, ठीक है, फिर बोल रहा हूँ इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, वो बड़े प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हैं बच्चे इधर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient as given in the balanced chemical equation। ये वही बात आ गई कि कोएफिशिएंट को पावर जो है वो अपने ऊपर चढ़ानी है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन था सिंपली, और इसी से अब हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ जो है वो ड्राइव होता है। तो अगला क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये है कि इसकी क्या डेफिनेशन आएगी वो एंड में पता चलेगा। तो सबसे पहले मुझे इसका किस तरीके से आपने चलना है। तो सबसे पहले आप देखो कि जब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, जब मैंने ये अप्लाई किया रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल मतलब ऐसी रिएक्शन जो उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है, हेंस दो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली सिंपल जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ये कैसे ड्राइव होगा, जब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को किसके लिए अप्लाई करूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई करूंगा। तो कंसीडर करो कोई भी जनरल इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी। तो आपको पता है कि ये फॉरवर्ड है और ये मेरे पास क्या है, बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड के लिए ये मेरे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, और बैकवर्ड के लिए ये सी प्लस डी मेरे रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी बना रहे हैं। तो ये बोलता है अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये मेरी फॉरवर्ड हुई, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ मैंने इसके कोएफिशिएंट नहीं लिए हुए हैं, वो आगे लूंगा। रेट क्या आ जाएगा, अब मैंने के एफ लिख दिया कि ये फॉरवर्ड का कांस्टेंट है ए बी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, के एफ वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अभी बोलते हैं कि अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर बैकवर्ड के लिए भी अप्लाई करो। तो बैकवर्ड क्या थी मेरे पास, सी प्लस डी मिलकर क्या बना रही है, ए प्लस बी। तो सी प्लस डी बना रही है मिलकर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब सी प्लस डी रिएक्ट कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मुझे नहीं पता वो प्रोडक्ट क्या है, ऑब्वियस ए प्लस बी है, लेकिन मुझे उसका करना ही कुछ नहीं है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो कभी नहीं प्रोडक्ट को लेकर चलता है, ये तो बोलता है कि जो चीज रिएक्ट करती है उसी की कंसंट्रेशन जो है वो आपने लेनी है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी। तो रेट क्या आ जाएगा मेरे पास, केवी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये अब आपको मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा कि 1 और 2 अगर रेट इनके इक्वल हैं तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के एफ ए वी इज इक्वल टू के वी इंटू सी इंटू डी। तो के एफ डिवाइडेड बाई के वी इधर ले जाओ और सी डी ये ए बी इधर आ जाएंगे, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये ए बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है तो आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड है ना, ये क्या है आपके पास, ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट के एफ डिवाइडेड बाय के वी, ये कांस्टेंट आ जाएगा, के सी नया, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बोलता है द न्यू कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय के सी। ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सी स्टैंड्स फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो ये बोलते हैं कोई भी जनरल एक रिएक्शन लो, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, एम मोल्स ऑफ एम, एन मोल्स ऑफ एन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो मेरा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट में। तो के सी एम रेज टू पावर एम, एन रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी, ठीक है। द अबव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू विच क्या बोलता है ये, द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखना ये आप इसको प्रोडक्ट न छोड़ के मल्टीप्लीकेशन लिखा करो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये मेरे प्रोडक्ट है, ऊपर प्रोडक्ट है नीचे रिएक्टेंट है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पहले मेरे प्रोडक्ट, ईच रेज टू पावर दियर कोफिशिएंट एम और स्मॉल एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई, है ना, ये डिवाइडेड बाई मल्टीप्लीकेशन, इधर प्रोडक्ट की जगह मल्टीप्लीकेशन लिखना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो मेरे ए एंड बी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए एंड बी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो उसमें आपको दिए हुए होते हैं ये कोएफिशिएंट जो हैं, तो हम उसकी क्या करते हैं? पावर रेज कर देते हैं। तो ये जो रिजल्ट आता है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? ये आपको एक कांस्टेंट डिफाइन करता है, और कांस्टेंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिंपली। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। या आप एक लाइन में ये भी बोल सकते हो कि व्हेन लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लाइड टू ए रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक ऐसी रिएक्शन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं जो इक्विलिब्रियम में होती है, तो उसका जो रिजल्ट आता है हम उसको क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, विच इज एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एचपीयू एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड आल्सो एक्सप्लेन देयर यूनिट्स। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं आर 4 टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमारा जो था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और इनके जो है वो क्या यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एचपीयू में बहुत बार पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं ये जब भी आप इसको डिफाइन करते हो तो उसमें मुझे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की जो है वो देखना पड़ता है कि ये किस में लिए गए हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का यूज़ करते हो तो आप कैसे डिफाइन करते हो? अगर आप गैसियस जो है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ले रहे हो तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात होगी, तो केपी की बात होगी। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड टी स्टैंड्स फॉर कोई भी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी। एक्टिविटी भी एक टर्म होती है बच्चे, ठीक है, आपको इसकी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अभी आगे। तो एक्टिविटी के टर्म्स में होगा तो के ए बन जाएगा, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में होगा तो वो के एक्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ जनरल रिएक्शन ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, एम मोल्स ऑफ एन मोल्स ऑफ एन। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आपको पता ही है के सी, अगर ये रिएक्शन है मेरी, ठीक है, तो ये बन जाएगा m रेज टू पावर m, n रेज टू पावर n, a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करती है इन मोलैरिटी। तो यूनिट ऑफ के सी जो है वो आपके पास क्या होगा? के सी हैज़ नो फिक्स्ड यूनिट, दीज चेंजेस एज द मोल्स ऑफ रिएक्शन चेंजेस इन द रिएक्शन। तो केसी के कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं होते बच्चे, आपको निकालने पड़ते हैं। तो मैं आपको फार्मूला दे देता हूँ। यूनिट ऑफ केसी क्या आएंगे? मोल पर लीटर, ये पर लीटर है बच्चे, -1 ब्रैकेट बंद और रेज टू पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस 2NH3, अगर आपको बोलते हैं कि इसकी यूनिट बताओ केसी के क्या यूनिट होंगे, तो सबसे पहले आपको डेल्टा एन निकालना है। सम ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो सम ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2, और इधर कितने? 3 और 1, इसको 1 काउंट करना है। 3 और 1 कितने हैं? 4। तो 2 - 4 कितना आएगा? डेल्टा एन इज इक्वल टू -2। तो डेल्टा एन 0 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो केसी के यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल पर लीटर, और फार्मूला क्या था? डेल्टा एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है? -2। तो -2 से मोल को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा मोल -2, और L -1 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर आ जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं हम, लीटर स्क्वायर मोल -2। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट निकाले जाते हैं। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो पीएमटी या आपकी इंजीनियरिंग एग्जाम में आता था, केसी के जो है वो क्या यूनिट होंगे किसी भी रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप डेल्टा एन निकालो और इस फार्मूले को आपने याद रखना है। ठीक है, कि केसी जो है वो आपके पास क्या होता है? मोल पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो ये था आपके पास एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल कोड कर देता हूँ मैं आपको। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, ये ब्रेक हो रहा है CaO प्लस CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो, अब आपके पास जो है ये है 1 और 1 2, तो 2 - 1, तो आपके पास कितना आ गया? ये +1। तो Kc इज इक्वल टू मोल पर लीटर, तो रेज टू पावर पूरे का डेल्टा एन कितना था? 1, तो मोल पर लीटर। इसमें एक बात ये ध्यान रखना, व्हेन वी आर फाइंडिंग द यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एन, देन काउंट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन एवरी स्टेट। अब आप ये ध्यान रखना कि जो मुझे नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, ये सॉलिड, गैसियस, सॉलिड, ये सारे मोल्स मुझे काउंट करने हैं। क्योंकि कई बार जैसे डेल्टा NgRT हम लेते हैं, तो डेल्टा Ng में हम कैलकुलेट करते थे ओनली गैसियस मोल्स, लेकिन जब आप यूनिट कैलकुलेट करोगे तो आप सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों के जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं आपने। ठीक है, तो ये मिस्टेक है कि आपको जो है वो थोड़ा लगता है इसमें। पार्शियल प्रेशर की टर्म में बात करते हो तो यही रिएक्शन मैंने ली, ठीक है, बट मुझे यहाँ पार्शियल प्रेशर A लेना पड़ेगा, B लेना पड़ेगा, M लेना पड़ेगा और N लेना पड़ेगा। तो Kp क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ M
रेज टू पावर m, पार्शियल प्रेशर ऑफ n रेज टू पावर n, पार्शियल प्रेशर ऑफ a रेज टू पावर a, पार्शियल प्रेशर ऑफ b रेज टू पावर b। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे kp मिल जाएगा। तो यूनिट ऑफ kp क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर रेज टू पावर डेल्टा n, या यूनिट ऑफ प्रेशर जो भी आप लेते हो, बार लेते हो, जो मर्जी लेते हो, तो उसका रेज टू पावर डेल्टा n। ठीक है, तो वैसे इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने इसमें से कैलकुलेट किया था, डेल्टा n निकालेंगे और एटमॉस्फेयर रेज टू पावर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, तो एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ बी, एक्टिविटी ऑफ एम, एक्टिविटी ऑफ एन, वही रिएक्शन है, बस मैंने एक्टिविटी कंसीडर करनी है कंसंट्रेशन की जगह, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्या लेंगे हम, एक्टिविटी लेंगे। तो वहां पे जो आएगा मेरे पास कांस्टेंट वो के ए आएगा, ए रेज टू पावर ए, सॉरी ए प्रोडक्ट है ना मेरे पास एम और एन, तो ए एम रेज टू पावर एम, ए एन रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी। ठीक है, तो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे यूज की, तो एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर एक्चुअली कंसंट्रेटेड एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होते हैं या नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, वहाँ पे हम एक्टिविटी की बात करते हैं रादर देन किसी कंसंट्रेशन की, तो ये आपको एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, तो एक्टिविटी गिव्स द एक्चुअल और इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पीसीज अंडर नॉन आइडियल कंडीशंस। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि सोल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, आइडियल सोल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। तो जब हम आइडियल से नॉन आइडियल सोल्यूशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक्टिविटी की बात करनी पड़ती है, और एक्टिविटी होती है आपके पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई, आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी मोलैरिटी होती है, तो उसके कांस्टेंट से कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब मेरे पास जो है वो एक्टिविटी की वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, अब एक्टिविटी के कोई यूनिट नहीं होते, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, इट इज अ डायमेंशनलेस। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना के ए के केस में इसके इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि इट हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास अगला आता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो जैसे मान लो कोई आपके पास ये रिएक्शन है, सेम वैसी रिएक्शन, तो यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन लोगे एक्स ए, ये लिखना है आपने बच्चे, ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको, एक्स बी, एक्स एम, एक्स एन, और के एक्स आ जाएगा एक्स एम रेज टू पावर एम, एक्स एन रेज टू पावर एन, एक्स ए रेज टू पावर ए, एक्स बी रेज टू पावर बी। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशो होती है मोल्स की, सो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, तो उसके भी कोई जो है वो यूनिट्स नहीं होते, ये भी एक आप क्या होती है, रेशो होती है। तो के एक्स हैज नो यूनिट, तो के ए एंड के एक्स हैज नो यूनिट, भाइल के पी एंड के सी हैज यूनिट्स। ठीक है, तो उनके क्या होते हैं वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास अब बनेगा कि इनके बीच में जो है क्या रिलेशनशिप होंगे, के पी, के सी, के ए और के एक्स के बीच में जो है वो क्या रिलेशनशिप होंगे। तो इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, ये सिर्फ आपको बेसिक इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आप रिवाइज कर लेना, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, और इसको आप 11th की बुक से भी पढ़ सकते हो, ताकि आपका जो है वो फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे और थर्मोडायनामिक डेरिवेशंस की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो आपका लेक्चर 2 में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।